नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 26 नवंबर को शुरू हुए किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन समाधान का रास्ता अभी भी नजर आ नहीं रहा। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को अब और तेज करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सिंगू बॉर्डर पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 1500 प्रतिनिधि पहुंचेंगे। इन 2 दिनों में प्रदर्शन को तेज करने की रणनीति पर चर्चा होगी और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह साफ कर दिया है कि कानून वापसी तक वो पीछे हटेंगे नहीं। बड़ी बहस में आज सबसे पहले सिंगू टीकरी बॉर्डर की ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सिंगू टीकरी, ये 2 तस्वीरें बॉर्डर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज भारी संख्या में किसान जुटे और अधिवेशन होगा। चूंकि यहां पर आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी। सिंगू बॉर्डर पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन होना है, लेकिन सिंगू और टीकरी दोनों बॉर्डर की तस्वीरें आप देख लें, जहां पर आज किसान काफी संख्या में एकत्रित थे। हालांकि लगातार यहां पर विरोध चल रहा है, लगातार यहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। 9 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन इसका हल होगा क्या, ये सवाल अभी भी बरकरार है। और अब आगे की रणनीति क्या बनती है इस अधिवेशन में, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कृषि कानून को लेकर चल रहे आंदोलन को 9 महीने हो चुके हैं और ऐसे में आज इस 9 महीने के पूरे होने पर किसान नेताओं की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कहा गया, सुनिए। मुद्दों को भी डिस्कस किया जाएगा और आंदोलन को विशाल कैसे बनाया जाए, पूरे देश में लेके कैसे जिया जाए, यूपी मिशन को कामयाब कैसे किया जाए, वहाँ बीजेपी का बॉयकॉट करना, टोल प्लाजों को खोल देना और पूरे यूपी में अडानी, अंबानी और कॉरपोरेट जो वो हैं उनको उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बायकॉट करने के लिए एक पूरा आंदोलन को जड़ों से लेकर एक पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक कामयाब करना, ये काफ़ी नहीं है। पंजाब में लोगों ने संघर्ष करके 360 रुपये प्रति क्विंटल करा लिया, एसएपी भी बड़ा है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट नाकाफ़ी है। ये एमएसपी में जो हम मांगते हैं कॉस्ट प्लस 50%, वो नहीं दे रहे। बार बार किसान आंदोलन के बारे में इस तरह की अफवाह फैलाई जाती थी कि भाई ये तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोग हैं। इस सम्मेलन में देश भर से किसान नेता, ये जो देश भर के किसानों की एकता का आप सम्मेलन देखेंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं KRRS, कर्नाटका राज्य रैयत संघ, कर्नाटका का सबसे बड़े किसानों का जो पिछले 30 साल से चलता हुआ आंदोलन है, उसके प्रतिनिधि हमारे बीच हैं। हमारे साथ ये उड़ीसा के, पश्चिमी उड़ीसा की तमाम किसानों का जो संगठन है उसके प्रतिनिधि आए हैं। आप देखेंगे देश भर के किसानों के प्रतिनिधि आए हैं। एक संघर्ष है, एकता के साथ इसमें सरकार को झुकाने का संकल्प लेके आए हैं। अब तक ये आंदोलन देखा जाता था सिर्फ किसानों के लिए कानून रद्द करवाने का है। अब ये आंदोलन इस देश में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, देश की एकता कायम करने का आंदोलन है। थोड़ी है, ये तो विरोध करने का तरीका है। जो पार्टी हमारा नुकसान करेगी तो सीधी सी बात है हम उसको वोट क्यों डालेंगे, उसका तो हम विरोध करेंगे ही। और वो जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होगा बीजेपी का विरोध तो होगा ही सभी जगह। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य में किसानों को हिस्सेदारी कर लेनी चाहिए और क्या चारा बचा है, जो कोई मानते ही, कोई सुनता ही नहीं। तो आंदोलन के 9 महीने पूरे हो गए हैं। किसान महापंचायतों का दौर भी चल रहा है। यमुनानगर के बिलासपुर की अनाज मंडी में आज किसान महापंचायत हुई है। इसमें भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया है। इस किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई किसान प्रतिनिधि पहुंचे। किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP 5 रुपए बढ़ाकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। राकेश टिकैत ने सरकार पर संयुक्त किसान मोर्चा को तोड़ने का आरोप भी लगाया। टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल सभी 40 बड़े दलों के नेता एक हैं और इन सभी को सरकार को संतुष्ट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मोर्चे में कोई गुटबाजी नहीं है। MSP को वारंटी कानून बनाओ। MSP पे सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे, इससे कम पे ना खरीदे, लेकिन कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद में। क्या बड़े इंडस्ट्रीज और व्यापारी को पता था कि जो मैं गोदाम बना रहा हूँ उसके लिए कानून मुझे बनाना है। देश की पार्लियामेंट के साथ में धोखा किया गया है। पार्लियामेंट में पास नहीं हुए बिल, धोखे से करवाए गए हैं। ये कानून पूर्ण रूप से गलत है। बिजली अमेंडमेंट बिल, पुरानी वाला कानून, ये जितने भी कानून है सारे खराब है। करीब 48 कानून
हैं अभी तक। ये 3 कानून भारत सरकार नहीं, भारत सरकार की मां भी इनको वापसी देगी। मसले की बात यह है कि देश बिकने लग रहा है, देश बिकने लग रहा है। बच्चों का खेलने के स्टेडियम कब बेच रहे हैं ये लोग? क्या कोई बच्चा जो सब प्राइवेट स्टेडियम बनेंगे उसमें 1000-2000 रुपए वहां पे घूमने का चार्ज लगाएगा? क्या कोई स्टेडियम को फिर छोड़ेगा? सारी जमीनें जो संस्थाओं की हैं ये बेच रहे हैं। हमको 3 जो कानून है लड़ाई उसके लिए शुरू हुई थी, लेकिन अंत इसको देश बचाने को हुआ। ये सरकारी तालिबान है। एक तालिबान वो था जो धोखे से आया वहां पर अफगानिस्तान में, ये सरकारी तालिबान है। सरकारी बंदूक के ताकत पे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। ये आखिरी लुटेरे हो गए देश के, ये आखिरी बादशाह होगा यहाँ का जो लूट कर जा रहा है। इसने पूरे संस्थान बेच दिए, रेलवे बिकी, दूसरी कंपनियां बिकी, भारत पेट्रोलियम चला गया। और आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि आंदोलन के 9 महीने पूरे हो चुके हैं, समाधान कब निकलेगा। सवाल इस बात का भी है कि 2 दिवसीय अधिवेशन में आगे की रणनीति किसान क्या बनाएंगे और किसान संगठनों में आखिर कौन फूट डाल रहा है। आज इस पर भी बड़ी बहस हम करेंगे। ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 महीने पूरे हो चुके हैं, 2 दिवसीय अधिवेशन भी होना है और अधिवेशन में आगे की रणनीति को तय करते हुए किसान अब आगे बढ़ने वाले हैं। इन सभी सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। निकिता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। निकिता जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। रजत पंजेटा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी आपका भी बहुत स्वागत है। और आपसे कुछ देर में प्रोफेसर विनन चौहान जी भी हमको ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले राजेश दहिया जी मैं आपके ही पास आता हूं, क्योंकि अभी हम लोग राकेश टिकैत को भी सुन रहे थे, किसान नेताओं को भी सुना। आंदोलन में आगे की रणनीति को बनाते हुए अब आंदोलन इस बात का भी होगा कि देश के अंदर जो इस समय स्थितियां बन रही हैं और खासतौर से जिस तरह से संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इसको लेकर के भी अब आप लोग विरोध करेंगे और इसके लिए भी अब किसान आवाज उठाएगा। पहले तो ये भी बताएं कि आंदोलन की रणनीति आगे क्या रहने वाली है, 2 दिन के अधिवेशन में क्या निकलेगा और क्या अब इस मामले को लेकर के भी आप लोग आंदोलन करने वाले हैं जो देश के अंदर की स्थितियां हैं। राजेश जी आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। हमारे आंदोलन को 9 महीने हो चुके हैं। मैंने आपके चैनल से कहा था कि अंग्रेज सरकार ने भी 9 महीने बाद कानून वापस लिए थे, लेकिन हमारी जो मोदी सरकार है वो अभी भी अड़ी हुई है। हमने संसद चलाई जंतर मंतर पे, उससे ये आप लोगों को एहसास हो गया होगा कि किसान जो है वो कितने आराम से संसद चला रहा है। सारे मुद्दों पर डिस्कशन हो रही है, कोई अफरा तफरी नहीं हो रही है, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है, मतलब कितने शांत स्वभाव से उन्होंने संसद चलाई है। अब बात रही हमारे अधिवेशन की, ये भी एक तरह का एक सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि किसान जो है वो क्या नहीं कर सकता है। तो इसलिए सरकार को इस बात से ये एहसास हो जाना चाहिए, अगर सरकार अभी भी हमारी बात नहीं मानेगी तो हम जो 24 में करेंगे वो सरकार के लिए एक घातक वो होगा कि वो सरकार अपने घर बैठ जाएगी। हमारा जो निर्णय है, आज हमारी जो बैठक हुई थी उसमें कुछ मुद्दे डिस्कस हुए थे और उनको अब सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं। कल उन पे सब पे मोहर लग जाएगी। ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि 5 तारीख का हमारा जो मुजफ्फरनगर में रैली है, महापंचायत है जिसको कहते हैं, उसके लिए भी लोगों में जागृति पैदा की गई है। उनको बताया जाए कि वहाँ पर क्या मुद्दे डिस्कस होंगे। आज एक फैसला ये भी लिया गया है कि 25 सितंबर को हम पूर्ण भारत बंद करेंगे, जिससे ये एहसास हो जाएगा सरकार को कि ये जो किसान है ये मुट्ठी भर किसान नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। हिंदुस्तान की जो आबादी है उसका 70% आदमी जो है वो किसान मजदूर के रूप में काम करता है, जो जमीन पर करता है या जमीन के अंदर करता है, ये आपको पता होगा। तो इसलिए हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि जो किसान है उसकी ताकत कितनी है और वो क्या नहीं कर सकता है। रही बात हमारी कि हमें किसी पार्टी ने बकाया है, हमें किसी पार्टी ने नहीं बकाया, ना हम किसी बहकाव में आने वाले हैं, ना हम किसी पार्टी को तवज्जो देते हैं कि वो अपने हमारे गर्म तवे में रोटी सेक जाएं। हमने पहले दिन से कहा था कि हमारा आज तक का जो एजेंडा है वो सिर्फ 3 कृषि कानून जो काले हैं, जिनको न्याय नहीं मिल सकता, उनकी खिलाफत में है। और जो MSP का कानून हम बनवाना चाहते हैं, जिसको सरकार बना नहीं रही है, उसके लिए भी हम वचनबद्ध हैं। हम इस जमीन को छोड़कर तब जाएंगे यहाँ से जब ये हम तीनों कानून वापस करवा देंगे और MSP को कानून बनाया जाएगा। नहीं तो इस सरकार को हम घर भेज के दूसरी सरकार बना देंगे जो किसान हितैषी होगी।
अभी आपने चैनल पे सुना, हमारे जो नेता बयान दे रहे थे, हमने अपना एक टारगेट बनाया हुआ है कि अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, हमारे आंदोलन को फाड़ने की कोशिश करती है, तो हमने जैसे इसको बंगाल में सबक सिखाया था, ऐसे अगले जो चुनाव होंगे यूपी और उत्तराखंड में, वहां भी हम सबक सिखाएंगे। हम किसी भी नेता से ये नहीं उम्मीद करते कि वो अभी आज तक अपना काम करेगा। अभी आपने देखा कि 5 रुपए गन्ने में बढ़ाए क्विंटल पे, ये क्या 5 रुपए की औकात होती है? 5 का नोट कोई भिखारी भी लेता आज के टाइम में, वो भी 10 रुपए से कम बात नहीं करता है। तो सरकार को कुछ शर्म करनी चाहिए कि किसान के साथ इतनी ज्यादती ना करे कि किसान जो है वो खाम खा उगर हो जाए और वो इस आंदोलन के बाहर भी जाके सरकार का नुकसान कर दे। हम 9 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। जहां सरकार ने बैठने के लिए कहा, जवाब दिया, हम वहीं बैठ गए थे। आज तक हमने कोई उग्र काम नहीं किया है। मैं कल भी डिबेट में सुन रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। हमने 26 जनवरी को जो टारगेट रखा था वो दिल्ली में घूमने का रखा था, अपनी रैली निकालने रखा था, लेकिन वहां बाईपास से जो पुलिस प्रशासन था उसने हमारे किसानों को तितर बितर कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने धार्मिक जो स्थान जिसे हम कहते हैं लाल किला, वहां पे पहुंच के अपना शीश नवाया और वापिस आ गए। आपने देखा होगा, हमने तिरंगे का किसी किसान ने भी अपमान नहीं किया। तिरंगा हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण झंडा है, जिसमें कि हमारे जो शहीद होते हैं वो लिपट कर आते हैं, तो हम किसान भाई जो है वो तिरंगे का अपमान नहीं करते हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि 9 महीने पूरे हो चुके हैं। अगर सरकार अभी भी नहीं सुधरेगी तो अगले साल सरकार को और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, जिसका जिम्मेवार खुद सरकार होगी। हमारी जो 5 तारीख की पंचायत महापंचायत मुजफ्फरनगर में होगी, उसके बाद हम पूरे हिंदुस्तान में ये मूवमेंट जो है इसको फैला देंगे और हर जिले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में एक किसान जो है वो अपना झंडा बुलंद कर देगा और संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले हम पूरे हिंदुस्तान में किसानों की आवाज उठाएंगे और किसान की जो ताकत है वो हम सरकार को दिखा देंगे। आज तक भी दिखाई है कि संसद चलाई, शांतिपूर्ण चलाई, अधिवेशन हो रहा है, शांतिपूर्ण हो रहा है। हम जो वहाँ प्रशासन चला रहे हैं, अपना जो हमारा जो सिस्टम है बॉर्डरों पे, आपने देखा होगा हर आदमी को भरपूर खाना मिलता है, जिसको जो जरूरत होती है दवाई की, मेडिसिन की, वो मिलती है। फर्स्ट एड के लिए हमारे पास हमने टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। हर चीज को हम तरीके से करते हैं। अब भी चलिए, सब कुछ तरीके से कर रहे हैं और आप एक बार फिर से चेताने की कोशिश सरकार को करेंगे और यही रणनीति बना के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राजेश जी की बात को अगर आपने सुना हो, एक तो 2 दिन का ये अधिवेशन है, नई रणनीति भी बन रही है, लेकिन उसमें ऐड ये है कि अभी जिस तरह से सरकारी संपत्तियों का विनिवेश हो रहा है, इसको लेकर के भी विरोध किया जाएगा। ये संपत्तियां भी हमारी, इसको आप कैसे बेच रहे हैं, इसका भी ऐतराज है। मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें। देखिए, मैं इसी प्रश्न पर टिप्पणी से अपनी बात शुरू करूंगा। कहीं भी सरकार ने किसी संपत्ति को बेचने की बात नहीं कही है। केवल संपत्ति को किराए पर देकर उससे धन जुटाने की बात है और वो जो धन जुटाया जाएगा वो राजेश जी के, आपके या मेरे घर नहीं जाएगा। वो इस देश में बेहतर अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो आधारभूत अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह खड़ा करने के लिए उसका इस्तेमाल होगा। नियत समय के लिए वो संपत्तियां किराए पर दी जाएंगी, उनसे जो धन अर्जित होगा उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा और एक नियत समय के बाद उस संपत्ति को वापस सरकार प्राप्त कर लेगी। उसका स्वामित्व पल भर के लिए बदलने वाला नहीं है। अब देखिए, इस सकारात्मक पहल को, इस रचनात्मक इनिशिएटिव को विपक्ष भी और मीडिया का एक तबका भी कह रहे हैं कि संपत्तियों को बेचा जा रहा है। तब इन्होंने कभी बेचा जाना नहीं कहा जब कांग्रेस के काल में इस तरह सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को विधिवत प्रॉपरली बेचा गया, तब वो बिक्री नहीं थी। अब हम किराया पर लेकर भी अगर धन जुटाने की कोशिश करते हैं तो ये झूठ फैलाते हैं कि बेचा जा रहा है। ऐसे ही झूठ इन लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर, किसान कानूनों के नाम पर फैलाए हैं, लगातार फैला रहे हैं और उन झूठे लोगों के प्रतिनिधि बनकर के राजेश जी यहां आकर के ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो कुल मिलाकर के 100% भ्रामक होते हैं। मसलन ये कहते हैं हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस आंदोलन के नेता, इस आंदोलन की पैदाइश, इस आंदोलन की प्रोडक्शन क्या है, इस आंदोलन के उत्पाद हैं गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी, जो पंजाब में चुनाव लड़ने की बात सरेआम कह रहे हैं। इस आंदोलन की पैदाइश हैं राकेश टिकैत,
इस आंदोलन की पैदाइश राजेश जी भी हैं, जो ये कह रहे हैं कि 24 में ये कर देंगे और 24 में वो कर देंगे और बंगाल में हमने ये कर दिया और वो कर दिया। साहब, बंगाल के चुनाव की बात करके भी आप गैर राजनीतिक अपने आप को कहलाना चाहते हैं। 24 का चुनाव लड़ने की बात करने वाले आपके अपने नेता हैं, उनको भी आप गैर राजनीतिक कह रहे हैं, फिर भी आंदोलन को गैर राजनीतिक कह रहे हैं। ये उदाहरण मैंने ये स्थापित करने के लिए और केवल समझाने के लिए दिए कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। छल और छद्मता, धोखेबाजी, आवरण, भेड़िया आया, ये इस किसानों के नाम पर चलने वाले आंदोलन के तौर तरीके और हथकंडे के रूप में स्थापित हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर भेड़िया आया, सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने सारी किसाना दी जमीन ओ फलाने उद्योगपति को दे दी है, फलाने उद्योगपतियों को ये दे दिया सरकार ने, वो दे दिया सरकार ने। ये लगातार इन अध्यादेश आए, कानून बने, लगातार ये लोग यही रट लगाए रहे। मैंने लगातार आपके चैनल पर बारंबार पूछा है, राजेश दहिया जी से भी पूछा है, दूसरे लोगों से भी पूछा है कि नए कृषि कानून बनने के बाद एक तो किसान बता दीजिए जिसकी जबरन जमीन किसी उद्योगपति ने हथिया ली हो, सरकार ने हथिया कर किसी उद्योगपति को दे दी हो। कहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इन्होंने भेड़िया आया कह करके किसानों के एक तबके को बहकाकर, भ्रम में डालकर वो दिल्ली की सरहदों पर, बॉर्डर पर बिठा रखा है। कुल मिलाकर किसान का कंधा है और नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले नकारे हुए, हारे हुए, सिकोड़ दिए गए, समेट दिए गए मुट्ठी भर राजनीतिक दलों की साजिश है, उनका षड्यंत्र। निकिता जी, कंधा किसानों का है। एक क्षण दीजिए मुझे, आपने खूब समय दिया राजेश जी को, मुझे एक बात और कह लेने दीजिए। आप ये विचार कर रहे हैं कि कौन लोग हैं, उनके चेहरे देख लीजिए, कौन लोग हैं आंदोलन करने वाले, उनके चेहरे पहचानिए। ये कहते हैं हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। आंदोलन करने वाले कांग्रेसी, आंदोलन करने वाले कामरेड, हरियाणा में अगर बात करें तो लोकदली, और पंजाब में बात करें तो अब उनमें अकाली भी जुड़ गए हैं। ये क्या धार्मिक संस्थाएं हैं? ये क्या कोई सामाजिक संस्थाएं हैं? कुल मिलाकर राजनीतिक लोग हैं साहब, राजनीति करने आए हैं। नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया है और जिसके कारण इनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद हो गई है, उससे परेशान लोग वो किसान के कंधे का इस्तेमाल करके सड़क पर बैठ गए हैं। किसान नहीं, किसानों का एक तबका आंदोलन कर रहा है। देश के बहुसंख्यक किसान, अधिकांश किसान, वो किसान कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं हैं। चेहरे पहचान लीजिए, कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको साफ पता चल जाएगा कि ये आंदोलन जीवी वो राजनीतिक लोग हैं या उनके मुखौटा लगाकर उन्हीं के लोग, किसी और का मुखौटा लगाकर निकिता जी जो सीधे आकर के राजनीति करने में जिनको भय लगता है, आ गए हैं मैदान में चढ़ूंगी जैसे कि हम तो सीधे राजनीति करेंगे। लेकिन ज्यादातर इतने कायर लोग हैं कि राजनीति भी सीधे नहीं करना चाहते, खाल ओढ़कर किसान के कंधे का इस्तेमाल करके सियासत करना चाहते हैं। आपने बता दिया, खुला निमंत्रण दे रहा हूं, खुली राजनीति करिए, 22 में भी करिए, 24 में भी करिए, लेकिन किसानों का चेहरा मत लीजिए। ठीक है, चलिए निकिता जी जी। आयुष, पहले तो मैं आपसे खुद से पूछना चाहती हूँ कि आंदोलन जीवी जो ये शब्द है जो आजकल मार्केट में इन लोगों ने उतारा है, क्या वो कोई गलत शब्द है? क्या वो कोई अपशब्द है? ये देश जो आज हमने 70 से ज्यादा साल हमारे जो फ्रीडम के हमने बिताए हैं, वो उस आंदोलन की ही देन है, जिसे ये आज उसको एक गलत अपशब्द बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आरएसएस बीजेपी वालों से और कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल क्या पता बेहद दुखद बात और ये भी है
कि 600 हमारे किसान भाइयों ने हमारी शहीद हुए हैं और अभी तक एक शब्द हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ से नहीं सुना है। उनके वहां से कोई भी किसी प्रकार का भी कोई संवेदना उन्होंने प्रकट नहीं करी इन 600 किसान भाइयों के लिए जिन्होंने अपने हक की लड़ाई में अपनी जान यहाँ पे खोई है। ये इससे ये पता चलता है कि कितने सिंसियर है ये लोग। और दूसरी बात मैं यहाँ पे जो रखना चाहूंगी कि आप यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझिए। मैं आपका इनिशियल रिपोर्ट सुन रही थी जिसमें किसी ने बोला कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है और मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि योगेंद्र यादव बोल रहे थे, योगेंद्र यादव जी की तरफ से बयान दिया गया। बिल्कुल, और मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि ये एक लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से ये 3 काले कानून पहले लाए गए वो ही एक जो है एक अनडेमोक्रेटिक वे में लाए गए, छल से लाए गए ये 3 काले कानून है। दूसरी बात ये है कि आप और समझिए कि ये बिल अगर आप पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पे 2 चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोगों को समझनी चाहिए। एक तो एमएसपी इन्होंने गारंटी नहीं करी और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर एक प्रावधान जो देना चाहिए था कि अगर मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट प्लेयर जो है एक छोटे किसान के साथ छल कर देता है या किसी भी किसान के साथ छल कर देता है तो इन्होंने तो उनसे वो हक भी छीन लिया कि वो कोर्ट में जाकर रिड्रेसल ले सके। तो आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं आयुष कि इनकी मंशा जो थी, जो इनका इंटेंट था इन 3 काले कानून के साथ, वो बहुत ही गलत था। यहाँ पे साफ तौर पे, और अब जैसे नेशनल एसेट्स को ये गिरवी रख रहे हैं यहाँ पर और एक तरह से तो बेचा ही जा रहा है, ये जितना ऊपर इसका लेपा पोती करते रहे, बट सच्चाई ये है कि ये पहला कदम है हमारे नेशनल एसेट्स को बेचने का। और ये सेम बात यहाँ पे 3 काले कानून के साथ भी आप जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की बात हुई है और वही आप देख लीजिए किसी भी सेक्टर में देख लीजिए 2 नाम सामने आते हैं, एक अदानी एक अंबानी। उसके अलावा मुझे आप तीसरा प्लेयर बताइए कि एयरपोर्ट्स चाहे हो, एयरपोर्ट्स चाहे वो पावर सेक्टर में हो, रोड्स में हो या फिर आपके फार्मिंग सेक्टर में हो या रिटेल स्पेस में हो, आप मुझे एक सेक्टर बताइए कि अंबानी और अदानी के अलावा यहाँ पे और कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको यहाँ पर इन्होंने प्रमोट किया। तो यहाँ पे साफ तौर से इनका मंशा क्लियर है कि ये केवल और केवल 2 जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अंबानी और अंबानी, उनको यहाँ पे प्रॉफिट देना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को नुकसान पहुंचाकर। तो ये यहाँ पे साफ है। अब आगे और चलते हैं। जैसे ही हमारे किसान भाइयों ने ये बात समझी और अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू किया, यहाँ पर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और आपके चैनल पे भी जितनी भी डिबेट्स हुई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बार बार ये बात बोलते आए हैं कि ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, ये चाइना और पाकिस्तान के एजेंट है। ऐसे अपशब्द हमारे किसान भाइयों ने इन्होंने यूज किए। आप हरियाणा में देख लीजिए, हमारे सीएम और जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने अभी तक क्या किया? जब हमारे किसान भाई उन्होंने उनसे मिलना चाहा, उन पर इन्होंने क्या किया? क्या कहते हैं, अटैक किया, वाटर कैनन छोड़े, टीयर गैस शेल्स छोड़े। यहाँ तक कि नेशनल हाईवे जो टैक्स पेयर के पैसे से बना हुआ है, उसको इलीगली इन्होंने वहां पे उस पे गड्ढे खोदे। तो आप मुझे बताइए कि क्या इनके वाकई में इंटेंट है ये मसला सुलझाने की? नहीं। और जब भी अगर एक लोकतंत्र में आयुष, एक सेकंड, आपने अपनी बात रख ली। नहीं वीरेन जी, अभी देखिए पंजेटा जी का समय है आपके बाद। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। निकिता जी, हाँ, जल्दी से कंप्लीट। आप आयुष, आपको भी पता है, पत्रकार हैं, एक लोकतंत्र में जब भी कोई बिल बनता है तो सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके उनके साथ कंसेंसस बना के वो बिल पेश किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसी प्रतिक्रिया को नहीं अपनाया, सीधे रूप में छल के रूप में ये 3 काले कानून लेके आए। तो यहाँ पर उससे इनका इंटेंट समझ में आ गया, आपने बता दिया। एज एन ऑपोजिशन हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, ऑपोजिशन का काम है, बिल्कुल सही, ठीक है, चलिए। हम लोगों के हक के लिए लड़ेंगे और लोगों की आवाज बनकर पार्लियामेंट में बात करेंगे और असेंबली में बोलेंगे। अब पंजेटा जी।
आयुष जी, जिस तरह आपने सभी वक्ताओं को तसल्ली से बोलने का समय दिया है, मैं आशा करूंगा आप मुझे भी उतना ही समय दें, क्योंकि मैं बहुत अहम और सीरियस जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहूंगा आज आपके डिबेट के माध्यम से। तो जैसे कि शुरुआत करते हैं भाजपा के प्रवक्ता से ही। भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि हम ये जो हैं ये बेच नहीं रहे, किराए पे दे रहे हैं, और चलो मुद्रीकरण इसको नाम दे रहे हैं, ये मुद्रीकरण कर रहे हैं। तो यानी भाजपा के प्रवक्ता या टीवी चैनल पे बैठ के ये मान रहे हैं कि भाजपा असफल हो गई है और सक्षम नहीं है इनको चलाने के अंदर। पहली बात, क्योंकि अगर ये बोल रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही और हम इन्हें गिरवी रख रहे हैं, सबको बेच रहे हैं, यानी भाजपा अपना फेलियर एक्सेप्ट कर रही है। दूसरा, 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो 100 लाख करोड़ देश की जनता के लिए लगाएंगे, युवाओं के लिए लगाएंगे, कृषि में लगाएंगे। उससे पिछले साल 110 लाख करोड़ था 15 अगस्त को, उससे पिछले साल 100 लाख करोड़ था। और 6 लाख करोड़ जुटाने के लिए पूरे देश के जो संसाधन है उनको आप गिरवी रख रहे हैं। उनको आप कल को जो जितने लीज खत्म होगी तो वो एक तरीके से उन्हीं के पास चली जाएगी। तो आप प्राइवेटाइजेशन जिसका नाम दे रहे हैं, तो यानी आप खुद तो सक्षम नहीं है, 6 लाख करोड़ जुटाने में आपकी ऐसी तैसी हो गई, और आप बात करते हो 100 लाख करोड़ बांटने की। और कर्ज आज देश के ऊपर इतना चढ़ गया है आयुष जी कि सारे प्रधानमंत्रियों ने मिला के इतना कर्ज नहीं लिया जितना अकेले ये भाजपा सरकार 2014 से अब तक ले चुकी है, और जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स के बिल्कुल करीब आ चुका है। आज हालत ये आ गई है कि देश के जो हमारे संसाधन है उनको भाजपा गिरवी रखने पे आ गई है 6 लाख करोड़ जुटाने के लिए। क्या इतने भी पैसे नहीं है इनके पास? दूसरा, इन्होंने बात करी 2 अहम मुद्दे जो इन्होंने उठाए बहुत टीवी चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता ने, कि उद्योगपतियों को जमीन कैसे चली जाएगी, सरकार ने कैसे हथियाने की बात करी। आयुष जी, आपको याद होगा मैं कई दफा ये जिक्र किया करता था कि भाजपा जब 2014 में सरकार में आई तो वो ऑर्डिनेंस के रूप में एक दफा नहीं 2-3 दफा भूमि अधिग्रहण जो बिल है उसको डाइल्यूट करने के लिए एक बिल लेके आई थी, ऑर्डिनेंस के रूप में ऑर्डिनेंस लेके आई थी। बल्कि ये 3 दफा लाया गया था एक्ट को डाइल्यूट करने के लिए, कैसे किसानों की जमीन ये हथियाना चाहते और पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते थे। तो ये भाजपा 31 दिसंबर 2014 और 3 अप्रैल 2015 को ऑर्डिनेंस के थ्रू, और ये रही उस ऑर्डिनेंस की कॉपी जो मैं आपके स्क्रीन में इस वक्त दिखा रहा हूं। ये ऑर्डिनेंस की कॉपी इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कैसे इन्होंने उसको खत्म करके द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमेंडमेंट बिल 2015 लोकसभा में इन्होंने उस ऑर्डिनेंस को लाया और बिल के थ्रू उसको पास करवाने की कोशिश करी। राज्यसभा में उनके पास नहीं थे। ये इसलिए जरूरी आज मैंने मेंशन किया है कि जो अभी विधानसभा का जो सत्र था हरियाणा का, उसमें जो भूमि अधिग्रहण बिल जो इन्होंने अभी पास किया है वो बिल्कुल हूबहू उसी की कॉपी है जिसका इंडियन नेशनल लोकदल में, और उसके अंदर पहले 80% किसानों की इन्होंने जब लाए थे तब कंसेंट के वाला जो था 10A जो इसका वो है सेक्शन, अब जो 70% किसानों की सहमति जो कि उपजाऊ जमीन है। आप आयुष जी हरियाणा में देखिए, हरियाणा में ज्यादा से ज्यादातर जो जमीन है और जो किसान है उसमें कौन कौन सी फसलें लेते हैं, जमीन में वो उगाते हैं, खेती करते हैं, गेहूं, जीरी जिसे चावल कहते हैं, गन्ना, मक्की, सरसों, सूरजमुखी, कपास, ऐसी कई फसलें लेते हैं। तो जो ऐसी उपजाऊ जमीनें हैं जो पूरे देश का पेट भरती हैं, अब उसमें भी कंसेंट की जरूरत नहीं है। आप ऐसी उपजाऊ जमीन, बंजर जमीनें नहीं, जो रेतीली जमीनें हैं वो नहीं, आप उपजाऊ जमीनें भी बिना किसान के कंसेंट के आप उसको आधी रात को खाली करा के उसका मालिकाना हक ले सकते हो। अरे हरियाणा सरकार कहती है कि जी तेलंगाना में और पता नहीं कहां 16 जगहों में एक्ट हो गया। अरे हमने क्या करना है, हम हरियाणा की बात करेंगे, उनकी जमीन कैसी है, हमारी जमीन कैसी है, आप अपनी जमीन के दुश्मन हो गए ये बातें कर करके। अब मैं इस पे आना चाहूंगा, सरकार ने ये कहती है कि जो इसके अंदर ना प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, उस समय भी आयुष जी इन्होंने क्या कहा कि 800 के लगभग जो प्रोजेक्ट है रुके पड़े 80% कंसेंट की वजह से। तब जब आरटीआई लगाई गई तो 8% सिर्फ प्रोजेक्ट ऐसे थे, उसमें क्या प्रोजेक्ट थे, गोल्फ कोर्स, मल्टीप्लेक्स, उसके बाद होटल और मॉल। अरे ये पब्लिक पर्पस है। इन्होंने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इन्होंने क्या किया, पब्लिक पर्पस को, जो कि सेक्शन 4 पंजेटा जिसका इस आंदोलन से क्या है कनेक्शन? बिल्कुल कनेक्शन है, किसानों की जमीन जा रही है। मैं तो ये कहता हूं कि
किसानों से जब कंसेंट ही नहीं लेना, उनकी उपजाऊ जमीन रात को 12 बजे उनको उनके जमीन से आप हटा के बाहर कर सकते हो, उनको कहते हो उनको प्लॉट भी नहीं देंगे, उनका सारा जमीन का प्लॉट का टुकड़ा ले रहे हो, उनको कह रहे हो प्लॉट भी नहीं देंगे, 50% कीमत ले लो। क्योंकि बिल्कुल, एक मिनट, ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे रिलेटेड है। ये कहते हैं जमीन कैसे हत्याई जाएगी, ऐसे हत्याई जाएगी जमीन, बता दिया, बहुत बार उसी को रिपीट करते रहेंगे और विषय अंतर करेंगे, बिल्कुल रिपीट नहीं। अरे सुनिए मेरी बात, ये ऐसे ऐसे एक्ट इन्होंने ये तब से 2014 से किसानों की जमीन हत्या करके, बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे आप, जबकि बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे आप, मुझे बोलने दीजिए, अपने समय में बोलिएगा, बिल्कुल नहीं होगा ये, मैंने समय मांगा है युक्ति से। ठीक है, तमाम एक्ट्स बता दिया आपने, ठीक है, आंदोलन को लेकर के भी ठीक है। चलिए, आंदोलन को लेकर जो रणनीति बन रही है पंजेटा साहब, क्या लग रहा है कि इससे, क्योंकि 9 महीने से तो वही बात कह रहे हैं किसान, सरकार उस बात को लेकर के अपना जो पक्ष है वो बार बार रख रही है, अभी नए इस रणनीति से क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा और क्या लग रहा है समाधान की ओर बढ़ेंगे भी? आयुष जी, 3 काले कानूनों में एसडीएम को पावर दे दी, इस भूमि अधिग्रहण बिल में अवार्ड पास करने की डीसी को पूरी पावर दे दी। किसानों का हित है कहां? जैसे एमएसपी ये 3 काले कानून घातक है, उतना ही घातक ये भूमि अधिग्रहण बिल इन्होंने जो पास किया है उतना ही घातक है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ गया मैं पंजेटा जी, देखिए आपने ये बता दिया कि ये किसान विरोधी हैं और अभी ये धीरे धीरे करके और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी आप जवाब दें। आप देखिए, जो विषय मेरे मित्रों ने उठाए हैं उनका क्रमवार उत्तर देता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता कहती हैं कि ये किसान आंदोलन ये लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन है। शायद किसी और किसान आंदोलन, इस कथित किसान आंदोलन के किसी नेता ने भी इस तरह की बात कही है। लोकतंत्र क्या होता है आयुष भाई? लोकतंत्र में विचारों में असहमति का स्कोप होता है। आप और मैं और पंजेटा जी असहमत हो सकते हैं एक दूसरे से, और असहमत होते हुए भी सिस्टम को चलाने के लिए, डिबेट को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, शहर को, गांव को, पंचायत को, संसद को चलाने के लिए एक सर्वमान्य नियम है, संविधान सम्मत नियम है कि बहुमत से फैसला होगा। लोकतंत्र का यही अर्थ है। हम असहमत हो सकते हैं, हम सहमत हो सकते हैं, और अंत में फैसला करेगा बहुमत। देश में देश की जनता द्वारा बहुमत से चुनी गई सरकार और संसद ने किसानों के हित में कोई कानून बनाए, उन किसानों के हित के, किसानों को आजादी देने वाले कानूनों के संसद द्वारा पारित होने से कुछ लोगों को परेशानी थी, है, और वो परेशानी होना उनका अधिकार है। तो वो जिन लोगों को, कुछ मुट्ठी भर लोगों को, कुछ धड़ों को, कुछ 10 लाख लोग जो एकत्रित होते हैं, एक मिनट, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। देखिए गलत है, आयुष इनको रोकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। निकिता जी सुने, देखिए सब लोग एक दूसरे की बात सुन रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखें। एक मिनट, देखिए मैं इनकी बारे में नहीं बोला। तो जिनको उन कानूनों से, उन अच्छे भले कानूनों से परेशानी है, उनको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन क्या उनको बहुमत द्वारा संविधान सम्मत तरीके से पारित किए गए कानूनों को बारंबार काले कानून नहीं वापस लेंगे तो सड़कों पर बैठे रहेंगे, लोगों का जीवन मुहाल कर देंगे? क्या अल्पमत वालों को बहुमत को इस तरह हाँकने का अधिकार प्रजातंत्र में होता है? वो आंदोलन जहां अल्पमत वाले बहुमत को हाँकना चाहते हैं, वो आंदोलन लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? आयुष भाई, एक सवाल तो इनसे मेरा ये पूछना बनता है। रुकिए, आप बीच में मत बोलिए, मुझे नहीं, अपनी बारी में निकिता जी, अपनी बारी में। आयुष भाई रोक लीजिए इनको, निकिता जी आपका प्रश्न मैं समझ गया, आपका प्रश्न मैं समझ गया निकिता जी, ठीक है, आपका प्रश्न भी वैलिड है। रोकिए आयुष भाई, मेरी बारी में। हाँ ठीक है वीरेंद्र जी, लेकिन सवाल निकिता जी का वैलिड है, क्योंकि बहुमत में जब चुना गया था तब आप ये कानून लेके नहीं आए थे। अब वही बहुमत तो हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके अगेंस्ट हो गए। सुनिए, मैं उत्तर देता हूं उसका भी। बहुमत से जब चुने गए थे, स्वाभाविक है कि जब भी कोई सरकार चुनी जाती है वो कानून पहले नहीं लेकर आती, कानून तो उसको कानून बनाने के लिए चुना जाता है। हमने कानून बनाए, मान लीजिए कुछ लोगों को उन पर आपत्ति भी है, तो उन कानूनों को रोकने या पलटने का अधिकार जनता को है, और जनता को यह अधिकार चुनाव के समय मिलेगा। ये चुनाव लड़ लें, चुनाव लड़कर इनको जनता अगर कभी जनादेश दे देगी तो इनका उन कानूनों को पलटने का अधिकार रहेगा।
उसको कोई छीन नहीं सकता। मैं उनके इस अधिकार का सम्मान करूंगा। एक और बात निकिता जी ने बहुत लहरा कर कही कि इन्होंने एमएसपी की गारंटी नहीं दी। ये मुंह और मजूर की दाल। साहब, आपकी कांग्रेस की सरकार 6 दशक रही है देश में, आपने एमएसपी की गारंटी का देने वाला कोई एक लाइन का कानून बनाया क्या? आप बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं निकिता जी, अपनी बारी में निकिता जी, अपनी बारी में। भाई ये गलत बात है। ना 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 ना, अपनी बारी में बोल लीजिएगा, अपनी बारी में निकिता जी। सवालों के जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। आयुष भाई देखिए, ये मेरी बारी में बार बार बोल रही है, इनको रोकिए। मैं इनकी बारी में। एक बात आयुष भाई प्लीज आयुष भाई, इन लोगों ने एक नाम रख रखे, एक उद्योगपतियों के देश के, अडानी हो, अंबानी हो। इनसे कोई ये पूछने वाला हो जो बारंबार 2 उद्योगपतियों के या 2 घरानों के नाम लेते हैं कि ये अडानी अंबानी कल पैदा हुए हैं क्या देश में? कांग्रेस के तमाम नेताओं के चित्र, वीडियोस, क्लिप्स प्रमाण के साथ मैं दे देता हूं। आप लोग कल तक उन्हीं के साथ बैठ के उनको पालते थे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो पले। इस देश में अडानी, अंबानी, निकिता, वीरेंद्र, आयुष सबको कारोबार करने का अधिकार है। जब वो कारोबार करते हैं और अमरेंद्र सिंह के साथ बैठते हैं, इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय दामाद के साथ बैठते हैं, राहुल गांधी के साथ बैठते हैं, तो अडानी अंबानी होते हैं अमृत से धुले हुए, दूध से धुले हुए, गंगा जल से धुले हुए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं वो कारोबार करते दिखते हैं तो उनको ये पापात्मा घोषित कर देते हैं। किसने इनको ये अधिकार दिया? एक बात और, झूठ कैसे फैलाए जाते हैं उसका प्रमाण इसी डिबेट में मैं आपको देता हूं। मैंने आपको पहले कहा था, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में रैली करके कहा था कि सीएए कानून पारित हो जाएगा तो सारे देश के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। उठ खड़े हो, सारे राजनीतिक दल हमारे विरोधी इकट्ठे हो गए थे। क्या एक भी नागरिक की नागरिकता गई? और आज जब तालिबान का संकट खड़ा हुआ है, तालिबान रूपी, तो सीएए की उपयोगिता सबको समझ में आ रही है। ठीक उसी तरह एक किसान का इन कानूनों के कारण नुकसान नहीं हुआ। पंजेटा जी की भी बात का जवाब दीजिए, पंजेटा जी की बात का जवाब दीजिए, मैं निकिता जी के पास लगा करके झूठ पंजेटा जी की बात का भी जवाब। पंजेटा जी ने कहा, एक वाक्य और बोल लेने दीजिए कृपा करके मुझे, क्योंकि मुझे बार बार टोका गया बीच में, मुझसे सवाल पूछने वाले 4 लोग हैं। पंजेटा जी कहते हैं कि किराए पर देना गिरवी रखना है। जितने लोग इस देश में अपनी संपत्ति, अपने मकान, दुकान, प्रतिष्ठान, जमीन किराए पर देकर या ठेके पर देकर कुछ आमदनी कमाते हैं, वे गिरवी रखते हैं क्या? क्या आपको गिरवी रखने में और किराए पर देने में या लेने में कोई अंतर नहीं पता? पंजेटा जी, ज्ञानवान बनते हो आप, टेलीविजन चैनल पर बैठकर ज्ञान बघारते हो और गिरवी रखने को और बेचने को और किराए पर देने का। वीरेंद्र जी, लेकिन उनके प्रश्न के मूल में यह था कि ये जरूरत पड़ी क्यों, ये जरूरत पड़ी क्यों है? पंजेटा जी का देखिए क्वेश्चन का पूरा लब्बो-लुआब यही था वीरेंद्र जी कि आखिर ये जरूरत ही क्यों पड़ी। अरे भाई, कोई संपत्ति सरकार के पास है, उसको अगर किराए पर देने से सरकार को आमदनी हो सकती है और वो आमदनी आपके, मेरे, पंजेटा जी के विकास के लिए खर्च की जा सकती है, तो इनके पेट में मरोड़ क्यों उठते हैं? कोई संपत्ति किसी को बेची नहीं जा रही। पंजेटा जी ने झूठ बोला आपके चैनल पर बैठकर के 4 साल के बाद या लीज खत्म होने के बाद उनका स्वामित्व हो जाएगा। भाई साहब, पॉलिसी कह रही है स्वामित्व सरकार का रहेगा, ये कह रहे हैं उनका हो जाएगा। सरकार ने कहा है आयुष भाई, एक किसान की जमीन किसी कानून के कारण, कृषि कानून के कारण कहीं जाने वाली नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला 1 इंच जमीन का मालिक नहीं बन सकता। ये आपके चैनल पे बैठ के झूठ बोलने लग जाते हैं, बोल के चले भी जाते हैं कि सारी जमीन चली गई या चली जाएगी। ऐसे झूठे लोग किसानों के हितैषी नहीं है। किसानों का, किसानी का लबादा ओढ़कर किसानों के भले के रास्ते में रोड़ा अटकाने में लगे हुए हैं। ये छलियां हैं। 9 महीने से जो बात बनी नहीं, राजेश दैया जी, गुमराह करने वाले लोग, 9 महीने से जो बात नहीं बनी, वो अब 2 दिन के अधिवेशन में ऐसी क्या रणनीति आप बनाएंगे दैया साहब कि किसान की जो बात है वो सरकार समझ जाएगी और आप लोगों की मांग को मानेगी या सुनने को तैयार हो जाएगी? क्या होगा 2 दिन के अधिवेशन से? हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है ना, इन्होंने बहुत ऊंची बातें फेंक दी। ये सबको तो झूठा कहते हैं, अपने आप को सच्चा बोलते हैं। इनको ये नहीं पता कि अगर ये कहते हैं कि हमें किराए पर दिया हुआ है काम कराने के लिए, तो इनमें इसका मतलब ये कि ये प्रशासन के लिए फिट नहीं है। उसका उदाहरण आपने देखा होगा हमारे हरियाणा के अंदर। ये कहते हैं कि हमारे अनपढ़ता क्या है जो लोग अरे चौहान साहब, आप चुप रहे हो सकते क्या? सवाल करते हैं आप हरियाणा में पता ना क्या हो गया।
आपकी भाषा बोलेगा बीच में। अकल तो लगा लो। क्या आपको ज्यादा बोलना अच्छा, ये आता है क्या? बताओ, राजेश क्या आप दैया, ज्यादा ठेकेदार क्या क्या राजेश आपको? दैया, कमाल कर दिया आपने किस यार। व्यक्ति ने आज तक शर्म अपना आती है मकान आपको? किराए पे दिया? बैठते हैं वो अंदर है क्या? मेरी बात सुनो वो आयुष ऐसी जी, होता है क्या? बताओ। हरियाणा के अंदर देख लो जाके, ऐसी अगर इनका पूरी बहुमत बात हो, नहीं देते हो बैठ के। समझा, ये बैठ और के यार रिपीट झूठ करते बोलते हैं हैं, चीजों झूठ के अलावा को। काम कम नहीं से इनका। कम तर्क पर बात करनी चाहिए चौहान राजेश साहब, भैया प्लीज आपको। अपनी जुबान को लगाम आप कर मुझे दीजिए, ये आपने बहुत बताइए, बदतमीजी कर ली। जो लोग किराए पर समझा? देते हैं वो अक्षम लोग होते हैं क्या? अरे जो किराए पे किराए देता पर है जिसमें अपना देते दम नहीं होता, हैं समझा? वो अक्षम लोग होते हैं क्या? कैसी अनपढ़तापूर्ण बातें कर रहे हो? चौहान साहब, आप में दम नहीं है, जानवी, अभी तो कम से आपके कम आधे तर्क दिन पर भी भाग बात रहा कर है। लीजिए। कम से कम तर्क पर बात कर लीजिए ना। चौहान कोई साहब, ऐसी बात मेरे चलिए ठीक है आप दैया मुझे साहब, दैया साहब बात आंदोलन पर बात कर कीजिए, लेते हैं, आप आंदोलन पर बात कर लेते हैं। आप ये झूठ तो का ठीक बंदा बात है, है। जैसे आदमी दैया बात नहीं है, साहब, जैसे आप दैया हैं। साहब, समझा? आप दैया साहब, मेरी जो बात बात करने 9 की, महीने में आप नहीं एक मिनट बनी, उत्तर सोचते दैया हैं। साहब, आप यहाँ पर ठेकेदार बन चुके हैं क्या? नहीं, ठीक है, अरे चलिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस जो है वो बात फैसला करते हैं, उससे फर्जी बात इस देश के लिए क्या होगी? अरे दैया साहब, दैया साहब, दैया साहब, दैया साहब, दैया साहब, 9 महीने से आप इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दैया साहब 9 महीने से दैया साहब आप ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। सरकार बार बार अपनी उसी बात पर है या फिर सरकार अब बार बार उसी पक्ष पर है? मुझे ये बताएं दैया साहब, 2 दिन के अधिवेशन में क्या बदलेगा? आपको जहां सरकार बढ़ती है वहीं ठीक पर है, अपने चलिए। दैया साहब ऐसी हरकत मत कीजिए चौहान साहब की कल अगली सरकार बने उसमें आप प्रवक्ता हो, कांग्रेस क्या किसी और दल के? चलिए। क्योंकि जो जितने कांग्रेस के दैया प्रवक्ता थे, सारे बीजेपी दैया साहब मेरा सवाल सुन लें, ठीक है? आप लोग आरोप प्रत्यारोप से, ठीक है चलिए, आरोप प्रत्यारोप से समय जाया होता है, कोई हल नहीं होता, कोई समाधान का हल नहीं होता, कोई इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा, ना इस वार्ता से कुछ निकलेगा। मुझे ये बताएं दैया साहब मेरा सवाल सुन लें, देखिए आरोप प्रत्यारोप से हासिल कुछ नहीं होगा। दैया साहब मुझे ये बताएं, दैया एक वर्ड में कहता हूं, हल निकालने के लिए वार्ता होती है। दैया साहब यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। दैया साहब मुझे ये बताएं कि 9 महीने हो गए। दैया साहब मेरा सवाल सुन लें। दैया साहब 9 महीने हो गए। आपके चैनल से सिंपल बात बता रहा हूं, जब तक कि ये बीजेपी के प्रवक्ता मोदी जी को मिसगाइड करना बंद नहीं कर देंगे, जब तक सरकार इनके खिलाफ चलती रहेगी किसानों के, और ये बैठ के यहाँ झूठ का पुण्य बनाते रहेंगे। ये हमारे जो लेकिन दैया साहब यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। दैया साहब मैं यही पूछ रहा हूँ, 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 दैया साहब ये बात मैं सुन चुका हूँ। दैया साहब मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि 9 महीने से आप लोग यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब 2 दिन का आपका ये जो अधिवेशन है उससे सरकार के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा या सरकार के ऊपर कैसे आप लोग दबाव डाल पाएंगे? यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि 9 महीने से यही बात है। मैंने ये कहा था कि हम सरकार को और जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि हम संसद भी चला सकते हैं, हम सम्मेलन भी कर सकते हैं, हम महापंचायत भी कर सकते हैं, हम मेडल भी ला सकते हैं, हम बॉर्डर पर शहीद भी होना जानते हैं। चौहान साहब को समझा दो, किसान से न टकराए, जो भी सरकार किसान से टकराई है वो घर पे बैठ गई है। मैं राजेश दैया की तरह किसान के साथ धोखा नहीं कर सकता, किसान को गुमराह नहीं कर सकता। मैं भी किसान का बेटा हूं और राजेश दैया से ज्यादा बड़ा किसान हूं, राजेश दैया से ज्यादा बड़ा किसान हूं। खेती के साथ मेरा जुड़ाव राजेश दैया से बहुत ज्यादा है। आपके राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से ज्यादा किसानी के साथ मेरा संबंध है। बड़े आए ठेकेदार बनते किसानी के। चलिए ठीक है, अब ठीक है एक रिएक्शन में और ले लेता हूं। आप लोग का आरोप प्रत्यारोप ठीक है, अब आप लोग आरोप प्रत्यारोप समाप्त कर दें। निकिता जी पहले, निकिता जी भी पंजेटा जी बहुत शार्पली थोड़ा सा एक रिएक्शन और, ठीक है एक रिएक्शन और। निकिता जी बात डिबेट करो, आराम से करो, झूठ साची राजनीति मत करो कि किसानों पर गिरा रहे हैं। अरे किसान किसी पर झूठे कहांगे भाई, झूठे कहांगे और झूठे कहांगे। अरे दैया साहब देश का किसान बहुत समझदार है, देश के किसान को कोई बरगला नहीं सकता, देश के किसान को कोई बरगला नहीं सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई किसान नेता नहीं, कोई बरगला नहीं सकता। ठीक है, किसान को अपना भला बुरा सब पता है, किसान अपना भला बुरा समझ रहा है। दैया साहब प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाएं। दैया जी आपको बिल में नहीं घुसेड़ दिया तो किसान की हमारा औलाद नहीं है, समझा? आप किसानों से मत टकराइए और यहाँ बैठकर झूठ की बात मत कीजिए। यहाँ पे डिबेट में आते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों प्रवक्ता होते हैं, हम तो फिर भी किसान हैं। आप ये झूठी बात बोलकर जनता को गुमराह मत करो, जनता आपके मुंह में थूकेगी। जैसे कि आप लोगों को घुसने नहीं दिया जाता, आपके लोगों को कई प्रोग्राम नहीं किया देने जाता, आपका मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता, समझा? आप बात करते बड़ी बड़ी किसानों की बैठकर झूठ बोलते हो, आपको शर्म नहीं? किसान के फायदे की कोई बात आज तक करी है आपने? किसान के लिए कोई काम किया आज तक आपने? ठेकेदार बनते हो किसानी के, किसानों के ठेकेदार बनते हो, किसानों को झूठ बोल करके गुमराह करते हो।
हम कोई गुमराह नहीं करते। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे चर्चा यही समाप्त करनी होगी। आरोप प्रत्यारोप में समय बहुत बर्बाद होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब देखना यह है कि 2 दिन का अब ये जो आगे अधिवेशन होने वाला उसमें क्या रणनीति निकलती है और क्या वाकई में 9 महीने से जो बात अटकी हुई है वो बनती हुई आपको नजर आएगी। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।